अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग और आज ज़ाहिर है पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सख्त कशीदगी चल रही है और पाकिस्तान के जो दोनों सूबे हैं अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले बढ़ गए हैं और पिछले जब से ट्रंप की हुकूमत आई है उसके बाद से ये इन हमलों की तादाद में बहुत इजाफा हो गया है और इस पर लोग शक का इजहार करें कि वजह क्या है, इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आई है और इसमें जो अमेरिका असला छोड़ के गया है अफ़गानिस्तान में उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसमें इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो पिछले एक दो साल में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं अफ़गान तालिबान के साथ, जो कि एक अजीब सी सूरत हाल थी और जिसका फ़ायदा वहाँ दाइश ने भी उठाना शुरू किया है। और दाइश ने प्रोपेगेंडा ये किया है अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ कि इस्लाम के नाम पे जो तालिबान आए हैं वो मोदी के हिंदुत्व नज़रिए पर चल पड़े हैं, जिसकी वजह से एक नैरेटिव की वॉर जो है वो भी वहाँ पे चल रही है और उसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ आईसिस जो खुरासान ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस जो है, जो पाकिस्तान में हमले कर रही है और अफ़गानिस्तान में भी हमले कर रही है, उसने भी इस बात को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया है ताकि वो रिक्रूटमेंट जो है लोगों की जो तालिबान की तरफ जा रही थी वो उनकी तरफ आए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उन पे कितनी तवज्जो है दहशतगर्दों की और पूरी दुनिया में ये एक फिनोमेना है। अफ़गान तालिबान ने भी यही किया, TTP भी यही कर रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी भी यही कर रही है और बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ तो ज़ाहिर है पढ़े लिखे तलबा की बहुत सारी तादाद है। और इस दोनों महाज़ों पे अभी क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में बड़ी अहम सूरत हाल है, बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। हम आपको उस बारे में बताएंगे और उसमें बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए अब इसमें ख़तरात कितने हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी की क्या गुंजाइश है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे, स्पेशल एम्बेसडर अफ़गानिस्तान के लिए मोहम्मद सादिक ख़ान, वो अभी वापस आए हैं कल अफ़गानिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पे और उनका दौरा जो है वो एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ है इस सेंस में कि जो इमीडिएट ख़तरा था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग का, जिसके साए मंडला रहे थे और लगता था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमले करेगा, उसमें शायद अब थोड़ी सी उजलत जो बाज़ लोगों का ख्याल था और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये मशवरा दिया था कि उजलत नहीं दिखानी चाहिए, तो वो उजलत अब नहीं दिखाई जा रही और उससे एक ब्रेक थ्रू हुआ है। और उसमें ब्रेक थ्रू ये है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक JCC मुश्तरका कमेटी है, दोनों ममालिक की वजारती कमेटी, उसका इजलास करने का फ़ैसला हुआ है जो 15 अप्रैल से पहले होगा, ईद के कुछ दिनों बाद। और उसके लिए पाकिस्तान का वफ़द काबुल जाएगा जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों हमारे सीनियर लोग शामिल होंगे और उसका फोकस है तिजारत पे और मईशत पे और दोनों ममालिक अपने दरमियान जो तिजारत के मौके बढ़ाएंगे और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक दूसरे को करने का एग्रीमेंट भी करेंगे, तो जिसमें ये होगा कि कोई भी चीज़ें रोक टोक के बगैर दोनों ममालिक आपस में उनकी तिजारत कर सकेंगे, दोनों ममालिक का इसमें फ़ायदा होगा और ज़ाहिर है मईशत बेहतर होगी तो लोगों के लिए रोज़गार के मौके बेहतर होंगे और जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और एक बहुत अहम बात जो मोहम्मद सादिक ख़ान साहब ने वापस आकर बताई है और हमें उसके बारे में पता चला है कि उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा है कि पहली बार तालिबान जब से अफ़गानिस्तान में आए हैं उन्होंने इस बात पर एग्री किया है कि वो TTP के जो कार्रवाइयाँ हैं जो वहाँ से वो पाकिस्तान में कर रहे हैं उस पर वो अपना रोल प्ले करेंगे। वो रोल क्या होगा, किस हद तक होगा, उसमें क्या वो ज़बरदस्ती करेंगे या उनकी रिलोकेशन की जाएगी अफ़गानिस्तान के अंदर ही, क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं जहाँ से बॉर्डर पे जो फेंस लगाई हुई थी वो तोड़ दी गई है और ज़ाहिर है वहाँ से अंदर आते रहते हैं, लेकिन अब उनको बॉर्डर एरिया से उठा के कहीं दूर किसी जगह पे ले जाकर बसाया जाएगा। ये है या इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन भी होगा उनके ख़िलाफ़। तो बहरहाल उन्होंने एक पॉजिटिव साइन ज़रूर दिया है जो सादिक ख़ान लेके वापस आए हैं और आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पर क्या होता है। और उसमें एक लेटेस्ट जो चीज़ ये है कि जो 16 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी परसों, उसको नाकाम बना दिया गया और 16 के 16 को मार दिया गया है। तो ये जो वहाँ से हमें एक जो महाज़ जंग है, जो वॉर थिएटर है इस तरफ का अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाला, उस पर हमें लगता है कि अब थोड़ी सी
चीज़ें बेहतर होंगी। इसमें एक दो एस्पेक्ट और भी वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये ब्रेक थ्रू है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जिरगा हुआ है, नेशनल जिरगा, और वो तुरखम बॉर्डर खोलने के लिए हुआ था, जिसके बाद बॉर्डर खुल गया है और वहाँ से तजारत की आमदोरफ्त शुरू हो गई है, लोगों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई है, पैदल लोगों की। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है जिससे बर्फ़ पिघली है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। और दूसरी इसमें एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने भी इस बात पर एग्री किया है कि अफ़गानिस्तान को इस रास्ते से अब हम ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करेंगे, और उसके जवाब में ये जो जेसीसी की मीटिंग हो रही है उसमें मज़ीद इन मामलात पे बात होगी और मज़ीद बॉर्डर एरियाज़ जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो खोले जाएंगे। और एक अहम बात पाकिस्तान के अंदर हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग पिछले दिनों हुई है, उसके तहत अब वहाँ की पुलिस को मजबूत किया गया है, किया जा रहा है, उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं और उनको मज़ीद जदीद असलहा और दूसरा इक्विपमेंट जो नाइट विजन जो इक्विपमेंट है वो दिया जाएगा, ताकि वो अफेक्टिवली दहशत गर्दों का मुकाबला कर सकें। और नया जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया उसमें पुलिस आगे होगी और पुलिस के पास इख्तियारात होंगे और पुलिसिंग के ज़रिए इन दहशत गर्दों का मुकाबला किया जाएगा। दूसरी लेयर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और फिर तीसरी लेयर होगी फ़ौज की। पहले ये हो रहा था कि डायरेक्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस या फ़ौज ही दहशत गर्दों से लड़ रही थी, अब इस हिकमत अमली को बदला है और इस पर सूबाई हुकूमत बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और उसमें उसने फंडिंग जो है वो रिलीज़ कर दी है पुलिस को इक्विपमेंट उनका बेहतर करने के लिए। एक पुलिस की तनख्वाहों का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का जो बलूचिस्तान की पुलिस से कम है, उस पर भी खैबर पख्तूनख्वा के आईजी ने बात की है, तो शायद वो भी कुछ दिनों में उस पर भी आपको कोई अच्छी पुलिस वालों को खबर सुनने को मिले। अब आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में आज काफ़ी कशीदगी का माहौल रहा, इस सेंस में कि अल्लाह का शुक्र है कम अज़ कम अभी तक हमें कोई दहशत गर्दी की वारदात की वहाँ पे इतला नहीं आई, जो कि रोज़ाना की रूटीन थी और रोज़ाना ही कोई ना कोई दहशत गर्दी की वारदातें बलूचिस्तान में भी हो रही थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। दोनों सूबों में आज का दिन अल्लाह का शुक्र है कि पुरअमन गुजरा है अभी तक, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। तो उसमें लेकिन एक बात है कि कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी का एक धरना जारी है, जो उस मामले पे है जिस पे एक हंगामा हुआ 2 दिन पहले। वहाँ पे डेड बॉडीज़ उठा के ले जाने की बलोच यकजहती कमेटी ने कोशिश की, ले भी गए, उनको कुछ को रोका गया और फिर उसके बाद हंगामा हुआ। अब और पुलिस और दूसरी तरफ से भी जो तशद्दुद हुआ उसमें 3 मुजाहिरीन के मारे जाने की इतला है, लेकिन उस पर पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और है, मुजाहिरीन का मौक़िफ़ कुछ और है। और अब उस पर माहरंग बलोच को गिरफ़्तार कर लिया गया। समीदीन बलोच को कराची से गिरफ़्तार किया गया, वहाँ वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही थी, जिस पे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जो अख्तर मेंगल हैं उन्होंने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी ये कहा है एक ट्वीट के ज़रिए कि आपने बलूचिस्तान की बेटियों पर यह जुल्म किया, ये मुनासिब नहीं है। तो ये इस एक इशू नया बन रहा है वहाँ पे, और इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल जो हैं उन्होंने वो मुल्क वापस आ चुके हैं और उन्होंने हड़ताल की आज कॉल दी है कोयटा में। और हमने अपने वहाँ पे ब्यूरो चीफ से जब बात की है तो हमें पता चला है कि कोयटा में हड़ताल कामयाब नहीं है। वहाँ पे दुकानें और कारोबार खुले हैं, लेकिन कोयटा से जो बाहर के इलाके हैं, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे हड़ताल है और जुज़वी हड़ताल आप उसे कह सकते हैं। बाज़ जगहों पे मुकम्मल हड़ताल भी है। तो लेकिन इसके अलावा जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो 26 मार्च बहुत अहम है, इसलिए कि 26 मार्च को जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर रही है। कोयटा से वो पेशावर की तरफ चलेगी और ये उस 11 मार्च के वाक़े के बाद, जब 11 मार्च को जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ और जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले में बहुत सारे फ़ौजी जो सफ़र कर रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनको मार दिया गया। बलोच दहशत गर्दों ने ये कार्रवाई की और बहुत सारे सिविलियंस को मार दिया गया। उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 33 दहशतगर्द मारे गए जिन्होंने उस ट्रेन पे कब्ज़ा किया हुआ था और यरगमालियों को वहाँ से छुड़वा लिया गया। तो उसके बाद से ट्रेन ट्रैक की मरम्मत हो रही थी, वहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल मखदूश थी, वहाँ पे ट्रेन ट्रैक बंद हो चुका था कोयटा का। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं कि 26 मार्च को
कोयटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस ही दोबारा चलेगी और ये दहशतगर्दों को एक पैगाम होगा कि हुकूमत अपनी रिट नाफिज करने पे बिल्कुल कायम है और वो करेगी और उसके लिए ज़ाहिर है हिफाजती इंतजामात उम्मीद है किए जाएंगे। इस दफ़ा पिछली दफ़ा की तरह नहीं होगा जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसके बावजूद जाफर एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए कोई एक्स्ट्रा कार्रवाई नहीं की गई। तो अब उम्मीद है कि वो किया जाएगा क्योंकि ये एक बहुत अहम वाक़या और ईद से कुछ पहले ये स्पेशल ईद ट्रेन होगी। ये भी एक अहम चीज़ है, स्पेशल ईद ट्रेन होगी जिस पर वो लोग जो ईद की छुट्टियों में अपने घरों को आते हैं वो उस पर सफ़र करेंगे। और उसी दिन 26 मार्च को ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल साहब ने वड से, जो वड उनका अपना एरिया है अख्तर मेंगल साहब का, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो उनका कबायली गढ़ भी है, उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर भी है। वहाँ से वो एक लॉन्ग मार्च लेके कोयटा पहुँचेंगे उस बलोच यकजहती कमेटी के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए, उन मुजाहिरीन के लिए, मुजाहिरीन के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए जो कि कोयटा में इस वक्त बैठे हैं धरना देने के लिए। तो उम्मीद है कि ये दोनों जो काम हो रहे हैं ये दोनों पुरअमन तरीके से होंगे। जो मवासलाती राब्ता बलूचिस्तान का पूरे मुल्क से टूटा है वो भी जुड़ेगा 26 मार्च को, और जो बलोच लोग अपने मुतालबात के लिए पुरअमन मुजाहिरा करना चाह रहे हैं वो भी किया जाएगा। तो ये एक दोनों चीज़ें हैं उसमें, और उम्मीद है कि इसी तरह बलूचिस्तान के मामले पे जो अख्तर मेंगल साहब कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ को अपील की है, मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान में मौजूद हैं, वो भी चाह रहे हैं बलूचिस्तान का मसला पुरअमन तरीके से हल हो। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी कहा है कि वो अपना रोल प्ले करें, और नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि वो बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, और वज़ीर शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ईद के बाद बलूचिस्तान के मसले पे। तो ईद के बाद हम काफ़ी एक्टिविटी देखेंगे, उम्मीद ये करते हैं और दुआ ये है कि ये एक्टिविटी इस बात पे हो कि बलूचिस्तान के जो जेन्युइन प्रॉब्लम हैं, लोगों के जो जेन्युइन मसले हैं उनको हल किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ दहशतगर्दी का जो वहाँ पे जिन बोतल से निकला हुआ है दोनों सूबों में, और उसका भी सही इलाज किया जाए। और जिन के बोतल से निकलने से मुझे याद आया कि ये एक अमेरिका और चीन का आपस में एक टसल है सी पैक पे, जिसमें बलूचिस्तान ने बहुत वाज़ेह, बलोच लिबरेशन आर्मी ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो चीनियों को टारगेट करेंगे और सी पैक को वो कामयाब नहीं होने देंगे। सी पैक पे अमेरिका के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसको उन्होंने कोई राज नहीं रखा, और सी पैक ही निशाना है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, और बलोच लिबरेशन आर्मी उसमें इस्तेमाल हो रही है। इंडिया का ज़ाहिर है उसमें इंटरेस्ट है और अमेरिका का उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अमेरिका की उसमें कितना रोल है इस तमाम जो वायलेंस वहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में हमारे पास कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, ना हम अभी कुछ कह सकते हैं। लेकिन इंडिया का इसमें वाज़े हाथ है, और अजीत डोवल की जो डॉक्ट्रिन ने डिक्लेयर्ड कि वो बलूचिस्तान में अनरेस्ट को जारी रखना चाहते हैं ताकि सी पैक कमज़ोर हो और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचे। इसमें अमेरिका की आशीर्वाद से हासिल है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल अमेरिका के चीन से एक टसल है, और अब जो नई टैरिफ वॉर शुरू हो रही है चीन के साथ, उसमें अमेरिका ये डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान चीन के कैंप में जाने की बजाय अमेरिका के कैंप में या मैक्सिमम पाकिस्तान एक न्यूट्रल गेम करे, और पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर है कि वो न्यूट्रल गेम करे। लेकिन ये कैसे होगी, ये मुश्किल है। एक सूरत हाल उसमें जो विल्सन एक अमेरिकी सेनेटर हैं, वो रिपब्लिकन से उनका ताल्लुक़ है और वो काफ़ी मुहिम चला रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के हक़ में, और उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया है। जो ख़बर आई है लेटेस्ट, द हिल एक मैगज़ीन है अमेरिका का, उसमें ये ख़बर आई है, और उन्होंने कहा है कि एलिया ज़हरा ने जो ख़बर दी है उसमें कहा है कि रिपब्लिकन जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। वो कब तक पास होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल उस एक्ट के तहत ये ख़ास तौर पे उस पर फोकस है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, और उन पर यह कहा गया है कि उन्होंने इमरान खान को और बहुत सारे और पॉलिटिकल प्रिजनर जो लोग हैं उनको रखा हुआ है, इसलिए उनके अमेरिका की तरफ सफ़र करने में पाबंदी लगा दी जाए, उन्होंने वीज़ा न दिया जाए। कुछ और भी उसमें ऑफिसर्स के नाम होंगे। तो ये बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, लेकिन इसकी किस्मत का फ़ैसला होना मुश्किल है। और जो
गैर जानिबदार मुबसरीन हैं, जिसमें माइकल कुगलमैन एक हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक, वो उनका काफ़ी नॉलेज है, वो इस पर तबसरा भी करते रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस पर अमली तौर पे होना कुछ भी मुश्किल, इस पर अमली तौर पे कुछ होना मुश्किल काम है। ये खाली अपने वोटर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। और इस पर हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी अमेरिका में रहे हैं और अपना एक थिंक टैंक भी वो चलाते हैं, उनका भी ये कहना है कि ये जो है ये लॉबिंग की बरकतें हैं, जो फीस दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं इस तरह के जो विल्सन जैसे लोगों को, पाकिस्तानी वहाँ पे जो मौजूद हैं, जो और लोग हैं इनके वोटर्स हैं, वो इंडियंस भी हो सकते हैं, वो फंडिंग करते हैं, वो पैसा देते हैं लॉबिंग करने के लिए। और जो विल्सन भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो पैसा लिया है जिन्होंने लॉबिंग के लिए, और वो अपना उस पैसे को पूरा करने के लिए इस तरह के बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन इसका अमली तौर पर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो इमरान खान पे नहीं है बल्कि और बहुत सारे मामला पे है। तो ये चाय की प्याली में एक तूफ़ान ही है, और इसमें जो हमें गबन के पीटीआई के नाम पे, इमरान खान के नाम पे जो पैसा करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता है अमेरिका में और यूरोप में, और वो खाया जा रहा है, उस पर काफ़ी यहाँ पे पहले भी इल्ज़ामात लग रहे हैं पीटीआई की बहुत सारी क़यादत पे और बाहर बैठे पाकिस्तान के जो पीटीआई के सिंपथाइज़र हैं उन पे, कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इमरान खान के नाम पर और ख़ुद खा रहे हैं, लेकिन उसका अमली तौर पे कोई मुज़ाहिरा नहीं हो रहा। और आखिर में पीआईए की एक जो ख़बर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, और उसमें बरतानिया के लिए ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान की जो दूसरी एयरलाइंस हैं उन पर भी पाबंदी ख़त्म होने का वक्त बहुत करीब आ गया है। और पीआईए ने फ़्लाइट ऑपरेशन जो अपना है उनका शोबा इंजीनियरिंग में, उन्होंने कह दिया है कि पीआई के जहाज़ को तैयार किया जाए जिसमें 400 सीटें हैं, बोइंग 777 जो बरतानिया के लिए, उसमें बिल्कुल तैयारी उसकी शुरू हो चुकी है, ताकि वो जैसे ही पाबंदी हटे, और पाबंदी बहुत जल्दी हटने का इम्कान है बरतानिया पे। यूरोप के दूसरे शहरों में पाबंदी पहले ही हट चुकी है अब, और पाकिस्तान की एयरलाइंस की परवाज़ें वहाँ शुरू हो चुकी हैं। तो अब लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से पीआईए अपनी ये परवाज़ें शुरू करेगी। तो ये जो कुछ साल पहले जो इस पर पाबंदी पीआईए पे लगी थी, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अपने वज़ीर, इमरान खान के जो चहीते वज़ीर थे गुलाम सरवर, उन्होंने कहा था कि लाइसेंस जाली हैं, वो अब उठ रही है। और जिस दौरान लेकिन पीआईए को और पाकिस्तान को 120 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो ये है आज की जो हमने आपको आज के व्लॉग में आपसे कुछ बातें करनी थी। मज़ीद क्या है इस पर हम आपसे फिर बात करेंगे। आपको रमज़ान के आखिरी दिन मुबारक, और उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे आखिरी दिन ख़ास तौर पे। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।